हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की डिमांड थी कि पुराना जीके ज़्यादा पूछा जाता है सीबीटी में, तो अपन पुराना जीके शुरू कर रहे हैं। और जो पुराना जो टाइम है वो पिछले 6 महीने का ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस हिसाब से अपन पिछला जो 6 महीने का जीके है उसको लेके चल रहे हैं। तो 2018 में जो आज अपना शुरुआत हो रही है वो लगभग अपन अगस्त से शुरू कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि मैं आपको और भी पीछे, लेकिन अभी मैं आपको अगस्त से लेकर और दिसंबर तक का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवाने की सोच रहा हूँ। तो आज जो पहला टॉपिक है अगस्त 2018 से, तो आप देख लीजिए अगस्त 2018 से अपन शुरू कर रहे हैं। इसमें जो पहला टॉपिक चल रहा है वो पहला टॉपिक अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे अगस्त 2018 के अंदर, तो चौथा एशियन इलेक्ट्रोल स्टेक होल्डर समिट। अगस्त 2018 से अपन शुरू कर रहे हैं। तो अगस्त 2018 में जो चर्चा के विषय थे उन पे अपन देखते हैं। एक चौथा एशियन इलेक्ट्रोल स्टेक होल्डर समिट आयोजित की गई थी। ये जगह कहां पे है, इस समिट का उद्देश्य क्या था, कितने देशों ने इसमें भाग लिया और इसकी क्या महत्वता है। देखिए, एशियन क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो एशियाई क्षेत्र एक है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंदर भी आप देखेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, ऐसे अलग अलग सब पार्ट बनाए हुए हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इस विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप में आप देखेंगे तो जनसंख्या भी सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप में निवास करती है, और दो मेजर कंट्रीज हैं, चीन और भारत। दोनों के द्वारा अपने इस एशियाई क्षेत्र की जनसंख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। चूंकि एशिया के अंदर चीन के द्वारा जो जनसंख्या में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला क्षेत्र है, वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी की गई थी, लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी अभी वर्तमान में चीन ने बंद कर दी है। उसका कारण यह है कि चीन वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। तो विश्व के सबसे अधिक औसत आयु वाले राष्ट्रों में से चीन एक है। भारत चूंकि युवा राष्ट्रों में एक है, विश्व का सबसे युवा, सबसे शक्तिशाली, सबसे यूथ पावर वाले राष्ट्रों में से एक है। अपने यहां पे पॉलिसी चलती है 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2 बच्चों की नीति, हम 2 हमारे 2। चीन में था 1। जनसंख्या अधिक होने के कारण अगर आप देखेंगे तो कई राष्ट्र ऐसे भी हैं जहां पे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। तो ये जो समिट हुई है एशियन इलेक्ट्रोल स्टेक होल्डर समिट, इसका उद्देश्य, सबसे पहला इसका उद्देश्य है लोकतंत्र शासन प्रणाली से संबंधित सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करना। लोकतंत्र संबंधी शासन प्रणाली है, उसके सिद्धांतों पर चर्चा करने संबंधी, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा पारदर्शिता, ये कुछ तथ्य हैं जो अपने को चाहिए होते हैं। एक मजबूत, एक सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक घटक यह है कि लोकतंत्र मजबूत कब होगा, जब स्पष्ट रूप से जनता का इन्वॉल्वमेंट प्रशासन में होगा। जनता बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी बाधाओं के अगर अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो श्रेष्ठ लोकतंत्र माना जाता है। तो लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो अनियमितताएं हैं, जो पारदर्शिता का अभाव है, उसको कम करने के लिए तथा चुनाव संबंधी गड़बड़ियां, लोकतंत्र में चुनाव संबंधी जो गड़बड़ियां, जो भ्रष्टाचार पाया जाता है, जैसे धन दे देना, शराब पिलाना, अन्य प्रकार के प्रलोभन देना, उनको कम करने संबंधी चर्चा जो है ये की गई है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। अब मैंने यहां बोला है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। ये चौथा एशियन इलेक्ट्रोल समिट था। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी। ध्यान रखिए, श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं। कोलंबो जो है वो है उसकी आर्थिक राजधानी। दूसरी ओर आपने सुना होगा
जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो कि श्रीलंका की राजनैतिक राजधानी है, राजनैतिक राजधानी है। तो अपन वापस इसको रिपीट करते हैं। 2018 का करंट चल रहा है जो आप लोगों की डिमांड थी। चौथा एशियन इलेक्ट्रॉल स्टेक होल्डर समिट कहां आयोजित किया गया? कोलंबो, श्रीलंका की आर्थिक राजधानी। श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे के अंदर। इस समिट के अंदर क्या निर्णय लिया गया? इस समिट में निर्णय लिया गया लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंदर जो भी अनियमितताएं पाई जाती हैं, जो भी अनावश्यक घटक पाए जाते हैं, लोकतंत्र के लिए कुछ जो बाधाएं पाई जाती हैं, उनको दूर करने संबंधी भ्रष्टाचार, अनियमितता, पारदर्शिताएं तथा चुनाव संबंधी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए इसमें भाग लिया गया है और ये एकत्रित किया। अब इसमें कितनी संख्या क्या है? इसमें 45 देशों के लगभग 250 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया और अपने विचार रखे। यह था पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है एशियन सोसाइटी के द्वारा एक गेम चेंजर पुरस्कार दिया गया है। तो एशियन सोसाइटी ने गेम चेंजर पुरस्कार 2018 में किस व्यक्तित्व को दिया? एशियन सोसाइटी, इसका पुरस्कार है एक गेम चेंजर ऑफ द ईयर। एशियन सोसाइटी का गेम चेंजर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है इंदिरा नूई को। इंदिरा नूई को, और आप जानते हैं कि इंदिरा नूई जो कि पेप्सिको की सीईओ है, पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई को 2018 का एशियन सोसाइटी द्वारा गेम चेंजर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अब इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है गेम चेंजर ऑफ द ईयर। गेम चेंजर, गेम चेंजर मतलब एक ट्रम्प कार्ड, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी पॉलिसी को बदल दे, किसी घटना के परिणामों को बदल दे, एक ऐसा व्यक्तित्व है। अब आप देखिए कि इसका संबंध सीईओ, किसी कंपनी की सीईओ से है, मतलब कि उस कंपनी की जो वार्षिक नीतियां थी, उन नीतियों को इसने ऐसा प्रभावित किया होगा कि यह कंपनी अपने लाभ की ओर अग्रसर हुई होगी। इसलिए जो उम्मीद थी उससे कहीं अधिक सकारात्मक परिवर्तन करना, जो व्यक्ति उम्मीद से कहीं अधिक सकारात्मक परिवर्तन कर जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है गेम चेंजर। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, खेलों में देखा होगा, अदर सोसाइटी में देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं, गेम चेंजर एक ट्रम्प कार्ड होता है। तो इंदिरा नूई 2018 की एक ट्रम्प कार्ड, एक गेम चेंजर मानी गई है, जिसके कारण एशियन सोसाइटी के द्वारा उन्हें गेम चेंजर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंदिरा नूई, अब आप जानते हैं इंदिरा नूई जो कि विश्व के फोर्ब्स सूची जारी की जाती है, उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण पावरफुल महिलाओं में रही हैं। इन्होंने पेप्सिको की नीतियों को प्रभावित करते हुए या उनमें परिवर्तन करते हुए सकारात्मक परिणाम दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डीआरडीओ। आप जानते हैं रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्थान है डीआरडीओ। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। बात यह है कि डीआरडीओ का नवीन अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? देखिए, डीआरडीओ के जो नवीन अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष 2018 में घोषित किया गया। डीआरडीओ जो कि भारतीय रक्षा अनुसंधान या जो रक्षा से संबंधित उपकरण हैं उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है। स्थापना इसकी 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर।
अब चर्चा करते हैं कि वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष रहे हैं अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र प्रथम है, वर्तमान में है जी सतीश रेड्डी। अब ये रक्षा से संबंधित हैं। आप देखेंगे कि भारतीय सेना की कई जो बटालियन है उनके भी अपने स्लोगन वाक्य हैं, कुछ जो संस्थान हैं उनके भी अपने एक स्लोगन वाक्य हैं। तो डीआरडीओ का कई बार आदर्श मूल वाक्य पूछ लिया जाता है। तो डीआरडीओ का आदर्श मूल वाक्य क्या है वो देखिए। डीआरडीओ का आदर्श मूल वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञान। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञान है। डीआरडीओ आप जानते हैं भारतीय रक्षा अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है। इसका ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञान। ध्यान रखना यह तो है 2018 की घटना। 2018 में ही लास्ट के अंदर दिसंबर के माह के अंदर डीआरडीओ की एक संस्थान है एविएशन, डीआरडीओ एविएशन संस्था, एविएशन डिपार्टमेंट है। इसका प्रमुख बनाया गया है अग्निपुत्री या मिसाइल लेडी टेसी थॉमस को। आप जानते हैं कि भारतीय क्षेत्र में जिस प्रकार मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, वैसे ही मिसाइल लेडी, मिसाइल वूमेन के तौर पे जाना जाता है टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस क्योंकि अग्नि जो अपनी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत जो 5 मिसाइलों का विकास किया गया था उसमें से एक महत्वपूर्ण मिसाइल है, उसमें अग्नि 4 और अग्नि 5 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ये महिला वैज्ञानिक हैं टेसी थॉमस, जिन्हें अग्निपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। वापस रिपीट करते हैं, डीआरडीओ का 2018 में नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जी सतीश रेड्डी को। इसके पहले जब डीआरडीओ स्थापित हुआ था 1958 में, इसका मुख्यालय दिल्ली में, तब इसके अध्यक्ष थे अविनाश चंद्र पहले। डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है, जो ध्येय वाक्य है, वो है बलस्य मूलम विज्ञान, मतलब कि बल मूल्य के बराबर विज्ञान, मतलब विज्ञान का मूल्य बल के बराबर, बल का मूल्य विज्ञान के बराबर। बल जो है वो मूल्य है किसका, विज्ञान का। दूसरा, एविएशन जो संस्था है, जो डीआरडीओ का एक स्वायत्त निकाय है, उसका प्रमुख बनाया गया है टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस जो कि भारत की मिसाइल लेडी या फिर आप कहें इन्हें अग्निपुत्री, तो अग्नि 4 और 5 के निर्माण में टेसी थॉमस के द्वारा अतुल्य योगदान दिया गया है। ध्यान रखिए ये दोनों ही घटनाएं दिसंबर की हैं, सॉरी ये अगस्त की है, ये दिसंबर 2018 की है, तो दोनों ही 2018 से संबंधित है। डीआरडीओ के 2 घटकों का आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो टॉपिक है, तीसरे टॉपिक में है एक जैव ईंधन की बात की जाती है। अब भारत में जैव ईंधन से संबंधित कुछ विशेष घटना चक्र अभी आप देखेंगे तो चर्चा में आए हैं। जैसे हाइड्रोजन ईंधन से अगर आप देखेंगे तो विश्व में जर्मनी के द्वारा हाइड्रो ईंधन से ट्रेन संचालित की गई है। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो बस का संचालन किया जा रहा है। अभी जैव ईंधन से भारत सरकार के द्वारा अपने एयर डिपार्टमेंट स्पाइस जेट, जो एक हवाई सेवा है, हवाई सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है स्पाइस जेट, इस स्पाइस जेट के द्वारा दिल्ली से देहरादून तक जैव ईंधन से संचालित पहली हवाई सेवा उपलब्ध करवाई गई है। क्योंकि आज हर राष्ट्र पर्यावरण के प्रति जागरूक हो चुका है और पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हुए हम लोग ऐसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं या ऐसे ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं जो कि हमें पर्यावरण में किसी प्रकार का नकारात्मक जो भी घटक है वो प्रस्तुत ना करवाए। इसलिए जैव ईंधन अगर आप देखेंगे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमने हवाई सेवा में भी, क्योंकि अपन जानते हैं हवाई जहाज जो है, जो एरोप्लेन है, जो रॉकेट्स हैं, जब ये जाते हैं
धरातल से पृथ्वी से आकाश की तरफ जब जाते हैं, गमन करते हैं, तो आप जानते हैं कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। और ये जो प्लेन वगैरह हैं ये समताप मंडल पे उड़ते हैं क्योंकि इसका तापमान निश्चित रहता है, समान रहता है, और समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोनोस्फीयर, ओजोन परत पाई जाती है। क्लोरीन जो कि ओजोन को तोड़ता है, ओजोन जो कि O3 क्लोरीन को तोड़ देगा, इसलिए ओजोन परत में छेद बढ़ता जा रहा है। और ओजोन परत इसलिए लाभदायक है क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे लिए क्या नुकसान करती हैं? हमारी आंखों की रोशनी, हमारी त्वचा, हमारे जीन फैक्टर, कई प्रकार के हमारे बॉडी के अंदर नेगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं उनको इंप्रूव करती है। इसलिए स्पाइसजेट के द्वारा भारत पहला ऐसा विकासशील राष्ट्र हो गया है, प्रथम, जिसके द्वारा जैव ईंधन से प्लेन या हवाई सेवा उपलब्ध कराई गई है। कहां से कहां तक? दिल्ली से देहरादून तक। देखिए वापस रिपीट करते हैं, भारत के द्वारा जैव ईंधन से संचालित पहली हवाई सेवा कहां से कहां? दिल्ली से देहरादून। अब इसमें जो पेट्रोलियम तैयार किया गया है, जो पेट्रोल, जैव पेट्रोल तैयार किया गया, जैव ईंधन जो तैयार किया गया, वो ध्यान रखना, राष्ट्रीय पेट्रोलियम अकेडमी, राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून की है, उसी के द्वारा यह जैव ईंधन तैयार किया गया है। कंपनी स्पाइसजेट जैव ईंधन से संचालित विकासशील, विकसित नहीं, विकासशील राष्ट्रों में भारत प्रथम है। यह है इस फैक्टर की विशेषता। तो देखिए, विकासशील राष्ट्रों में प्रथम जिसने जैव ईंधन से संचालित अपनी एक नई एविएशन व्यवस्था का संचालन किया है, यह आप ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है फीफा। फीफा आप जानते हैं, फीफा में अभी भारत में पहली बार फीफा इवेंट हुआ है, अंडर 17। ऐसे ही फीफा 20 वुमेन वर्ल्ड कप, फीफा 20 वुमेन वर्ल्ड कप कहां हुआ, किसने जीता, या जो भी इससे संबंधित घटक हैं वो देखते हैं। देखिए 2002 से पहले फीफा में वुमेन एज थी अंडर 19, मतलब 19 साल तक। 2002 के बाद में ये जो हो गया फीफा अंडर 20, 19 ही किया गया, इसको अब अंडर 20 के नाम से जाना जाता है। फीफा अंडर 20 का पहला इवेंट हुआ था 2002 के अंदर। अभी हाल ही में 2018 में जो फीफा इवेंट हुआ है, यह इवेंट आयोजित करवाया गया था फ्रांस में। इसमें विजेता जो टीम है, ध्यान रखिए, विजेता जो टीम है, विजेता टीम है जापान। किसको हराया? इन्होंने स्पेन को पराजित किया और विजेता है जापान। अब आप ध्यान रखिए कि यह प्रत्येक 2 साल में आयोजित होने वाला इवेंट है। फीफा अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया? फ्रांस में आयोजित किया गया। विजेता टीम कौन है? जापान है, पहली बार जीता है। किसको हराया है? स्पेन को हराया है। 2002 से पहले ये अंडर 19 के नाम से जाना जाता था, अब इसे जाना जाता है अंडर 20 के नाम से। फीफा आप जानते हैं फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन है, ये इंटरनेशनल, जो कि फुटबॉल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय जितने भी इवेंट होते हैं उनका आयोजन करवाता है। अब बात यह की जाती है कि अगर 2018 का फीफा वर्ल्ड कप वुमेन से संबंधित अंडर 20 फ्रांस में आयोजित किया गया था और प्रत्येक 2 साल में आयोजित किया जाता है, तो 2016 का कहां आयोजित किया गया तथा 2020 का कहां आयोजित किया जाएगा? देखिए 2016 का आयोजित किया गया था पापुआ न्यू गिनी, और 2020 का आयोजित किया जाएगा, जो विजेता है वहां जापान। वापस रिपीट करते हैं, फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अगर आप फीफा का संस्करण देखें, शुद्ध फीफा संस्करण देखें, तो फीफा का सबसे पहला जो इवेंट है वो उरुग्वे ने जीता था। लेकिन यहां बात चल रही है अंडर 20 महिला विश्व कप की। अंडर 20 महिला विश्व कप
जो 2002 तक अंडर 19 के नाम से जाना जाता था, उसे बाद में अंडर 20 कर दिया गया है। इसका आयोजन 2018 में फ्रांस में किया गया था। विजेता टीम है जापान, हराया किसको है? स्पेन को। और आप देखेंगे फुटबॉल में सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राजील टीम है, 5 बार। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण याद रखने लायक चीज यह है कि महिलाओं में फुटबॉल के लिए बैलन डी ऑर्डर पुरस्कार सबसे ज्यादा किसने जीता है? मार्ता ने। तो ये कुछ इसके जो घटक हैं वो आप ध्यान रखिए। 2018 से आपकी जो डिमांड थी वो हमने शुरू कर दी है और उम्मीद करते हैं कि डेली मैं आपको 3, 4, 5 तक आपको मैं वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा। चाहे मैं कंटेंट कम लूं, लेकिन मैं आपको ऐसे कंटेंट जो जनरली पूछे जाते हैं उनसे संबंधित कंटेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोगों से अनुरोध यही है कि आप वीडियो तैयार करते हैं, कम आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, कम लाइक कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी मेहनत मैं कर रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा CPT 2 के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये पता रहे। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां मुझसे भी होती हैं, मैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेरी बात करता हूं। लेकिन YouTube पे मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके लाइक सब्सक्राइब की अगर आप स्थितियां देखें तो कोई पार नहीं है। मैं आपको आगे पीछे, वर्तमान, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के अंदर लेके चल रहा हूं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद।